हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। इस पार्ट 2 में आपको कायिक जनन के बारे में बताएंगे। कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए, कायिक जनन की परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। कायिक जनन का मतलब होता है कि वह प्रक्रिया कायिक जनन के दौरान पादप का कोई भी भाग प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से मुख्य पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को कायिक जनन कहा जाता है। क्लियर? यहां समझ में आ गया। अब कायिक जनन में मैंने आपको बताया था कि ये दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक कायिक जनन और सेकंड होता है वो कृत्रिम या मानव निर्मित कायिक जनन। क्लियर? प्राकृतिक यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फर्स्ट पार्ट में आप नेचुरल यानी प्राकृतिक को कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस बार आपको बताया जाएगा कृत्रिम यानी मानव निर्मित। अब कृत्रिम या मानव निर्मित कायिक जनन क्यों अपनाया जाता है? तो जब भी हम बिजनेस की या व्यावसायिक उत्पादन की बात करते हैं, व्यावसायिक उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या होता है? कायिक जनन होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बगीचा है आम का, पपीते का, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी प्लांट ग्रो कराना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे? कृत्रिम मानव निर्मित कायिक जनन। अब ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने कल बताया था। फर्स्ट होता है जो कर्तन, इसको बोला जाता है कटिंग। इसी के बारे में समझिए कि कर्तन होता क्या है, कटिंग क्या प्रोसेस है। देखिए, कर्तन या कटिंग, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि प्लांट को कट किया जाएगा। इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रक्रिया के दौरान ये कोई पादप होता है, इस पादप में ये स्टेम होता है, इस स्टेम को कट किया जा सकता है, या से लीफ को कट किया जा सकता है, या रूट को कट किया जा सकता है। कुल मिला के कर्तन वाले मेथड में आपको जड़, तना या पत्ती को कट करके उनको जमीन में उगाने से नए पादप का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया को कहा जाता है कर्तन या कटिंग। क्लियर? ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। आप समझिए 2 प्रकार के होते हैं, तने द्वारा और दूसरा होता है पत्ती द्वारा। क्लियर? तने द्वारा क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गुलाब का पौधा है, तो इस गुलाब में जो आपके पास स्टेम होता है उसको कट कर दीजिए, और कट करने के बाद उसे जमीन में आप दबा दीजिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि उससे एक नया पादप तैयार हो जाता है। तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? तने द्वारा में करता है। या पत्ती द्वारा समझिए, आपने कभी एलोवेरा का नाम सुना है? ग्वारपाठा, उसकी पत्ती को कट कर अगर आप जमीन में दबाएंगे तो वहां से कई प्रकार के प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा प्रोसेस किसमें आ गया? कर्तन या कटिंग में आ गया। ये एक सिंपल बात है। लेकिन जिसका सेकंड पार्ट है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, दाब लगाना। दाब लगाने को लेयरिंग भी कहा जाता है, लेयरिंग। अब दाब लगाना क्या होता है समझिए। यहां पर दाब लगाने में क्या प्रोसेस है? देखिए, कटिंग और लेयरिंग दोनों में सिमिलरिटी भी है और डिफरेंस भी है। सिमिलरिटी तो है कि इसके अंदर भी कट किया जाता है और कर्तन में भी कट किया जाता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि कर्तन में क्या होता है कि प्लांट में से पहले ही कट कर लिया जाता है, और
और जबकि दाब लगाने में क्या होता है कि जब प्लांट ग्रो कर जाता है, जब कट किया जाता है, तो दाब लगाने का प्रोसेस क्या होता है। देखिए कोई पादप है, क्लियर, ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर ये कोई फ्लेक्सिबल ब्रांच है, इसको आप झुकाएंगे और झुकाने के बाद इस जमीन में दबा देंगे। 2 वीक्स में क्या होगा, 2 सप्ताह में क्या होगा कि यहां से एडवांटेज रूट्स यानी आपके अपस्तानिक जड़ें निकलने लग जाएंगी। तब आप इस पादप को यहां से कट करेंगे और इसको अलग कर लेंगे। ये जो प्रोसेस होता है ये लेयरिंग में। जबकि कटिंग में क्या होता है कि पहले आप ब्रांच को कट करेंगे और उसके बाद उसको जमीन में दबाएंगे। जबकि इसमें क्या होता है कि पहले आप जमीन में दबा देंगे, जब अपस्तानिक जड़ें निकलने लग जाएंगी तब उसके बाद में उसको मुख्य पादप से अलग कर लेंगे। ओके, इसको बोला जाता है सांकुर शाखा, सांकुर शाखा। ओके, और इसको बोला जाता है मेन प्लांट यानी मुख्य पादप। ये 2 प्रकार का होता है दाब लगाने का प्रोसेस। एक तो होता है इसमें फर्स्ट टीला विधि। टीला विधि आप इसे ढेरी दाब भी कह सकते हैं, आप इसे गुप्ती दाब भी कह सकते हैं, या आप इसे माउंट लेयरिंग भी कहते हैं। सभी एक ही बात है। इसमें क्या होता है कि इसमें उन पादपों में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है जिनकी जो ब्रांच होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई पादप है, क्लियर, अब इसकी जो आधार के पास में मतलब सबसे नीचे वाली जो टहनी है फ्लेक्सिबल है, इसको आप झुका लेते हैं। झुकाने के बाद इसको आप थोड़ा सा ये बाहर निकाल देते हैं इस प्रकार से, और यहां से आप इसको मिट्टी में ढक देते हैं। अब इसका जो प्रोसेस है ये आपको टीले की जैसे दिखाई देता है, इसलिए इसको टीला विधि कहते हैं। लोकल लैंग्वेज में मिट्टी के ढेर को ढेरी भी बोलते हैं, तो इसको ढेरी भी कहते हैं। और माउंट लेयरिंग ये पहाड़ की जैसे दिखाई देती है। अब क्या होता है कि ये जो ब्रांच होती है ऊपर ना जाए, इसलिए इसको यहाँ से धागे से बांध देते हैं। अब आफ्टर 2 वीक्स क्या होता है कि यहाँ से रूट फॉर्मेशन होने लग जाता है। जब आपको ये लगता है कि इसमें से रूट फॉर्मेशन होने लग गया है तो इस सांकुर शाखा को मुख्य पादप से कट कर दिया जाता है, और कट करने के बाद आपके पास 2 प्लांट फॉर्मेशन हो जाती है। आपका रिप्रोडक्शन का मतलब ये था कि इंक्रीज ऑफ प्लांट नंबर, उसके प्लांट की जो संख्या है वो बढ़ाना था। आप एक से क्या हो गए, 2 पादप हो गए। तो ये एक विधि है जिसे टीला विधि, ढेरी दाब, गुट्टी दाब या आप माउंट लेयरिंग के नाम से जानते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, आप कहेंगे कि सर ऐसे भी तो प्लांट होते हैं जिनकी ब्रांच तो झुकती ही नहीं है, फ्लेक्सिबल होती ही नहीं है, किसी की ब्रांच मोटी भी हो सकती है, तो उनमें क्या लेयरिंग की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। जैसे मान लीजिए दूसरी विधि है वायुदाब। वायुदाब जिसे आप किस नाम से जानते हैं? एयर लेयरिंग। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास मैंगो का ट्री है, इतना बड़ा ट्री होता है कि उसकी ब्रांच को आप झुका नहीं सकते, फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो उसमें आप वायुदाब या एयर लेयरिंग ले सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई प्लांट है, क्लियर, इसकी एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। आप चाहते हैं कि सर मैं इसमें लेयरिंग करूं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि रिंग शेप में यहाँ की स्किन को कट कर लेंगे। अब इसके नीचे एक व्हाइटिश कलर की स्किन आ जाती है जिसे आप कैम्बियम या हिंदी में एदा कहा जाता है। अब इसके चारों तरफ क्या करते हैं, जूट का कोई कपड़ा या आपके पास बोरी है तो वो यहाँ पर ढक देते हैं, और नमी रखने के लिए ऊपर एक इसमें किसी पात्र या कोई मटके में छेद करके यहाँ पानी भर देते हैं। अब ये पानी यहाँ पर टपकता रहता है। अब 2-3 सप्ताह बाद क्या होता है कि यहाँ पर रूट फॉर्मेशन होने लग जाती है। अब जब रूट फॉर्मेशन होने लग जाती है तो इस सांकुर शाखा को मुख्य पादप से यहाँ से कट कर दीजिए, और कट करने के बाद आप इसको मिट्टी में दबा दीजिए, तो आपको इस ब्रांच से क्या होगा कि नया प्लांट फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पूरा का पूरा मेथड क्या होता है, एयर में होता है, हवा में होता है। हवा में होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, वायुदाब। क्लियर। उन ब्रांचों में जिनकी ब्रांच फ्लेक्सिबल नहीं है उनमें एयर लेयरिंग की जाती है, और जिन ब्रांच की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें आप ढीला, ढेरी, गुट्टी या माउंट लेयरिंग कोई भी एक नाम उससे आप कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जिसको लेयरिंग का नाम दे दिया जाता है। अब जो मोस्ट इसके बाद में एक तीसरा पार्ट और बच जाता है जिसका नाम होता है रोपण।
बोला जाता है ग्राफ्टिंग। क्या कहा जाता है? ग्राफ्टिंग। अब रोपण क्या प्रोसेस है? देखिए रोपण के अंदर आप वो कह रहे हैं कि सर इसी प्रकार से प्लांट फॉर्मेशन की जा सकती है, तो फिर रोपण की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? देखिए रोपण दो होते हैं, ये ग्राफ्टिंग और एक इम्प्लांटेशन। जूलॉजी का वर्ड है इम्प्लांटेशन, उसको भी रोपण कहते हैं, लेकिन उसका शुद्ध हिंदी में बात करें तो उसे अंतरोपण का नाम दिया जाना चाहिए। तो रोपण की बात करते हैं। तो रोपण एक प्रक्रिया है, रोपण एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें क्या किया जाता है, निम्न गुणों वाले पादपों में, निम्न गुणों वाले पादपों में उच्च गुणों वाले पादपों का समावेश कराया जाता है, रोपण कहलाता है। देखिए ये बात आपको नहीं समझ में आएगी। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे पास एक स्पीशीज के दो पादप है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई मैंगो है, क्लियर, ओके, ये ए प्लांट है, और एक ये आपके पास पड़ोसी के पास मैंगो का दूसरा प्लांट है। आपका जो मैंगो का प्लांट है उसमें लो कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब निम्न गुण है, इसके जो आम लगते हैं वो प्रॉपर तरीके से मीठे, अच्छे, एवं उसकी जो शकल सूरत होती है वो तरीके से साफ सफाई में नहीं होती। तो आप ये चाहते हैं कि ये जो बी वाला पड़ोसी के पास जो अच्छी क्वालिटी का मैंगो है वो आपके प्लांट पर आ जाए तो अच्छा होगा। तो उस प्रोसेस में आप क्या करते हैं, जो मेथड अपनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, रोपण कहा जाता है। तो क्लियर, जैसे मान लीजिए एक के ऊपर आप बी वाले पादप को लगा देंगे और यहाँ से धागे से बांध देते हैं, तब इसमें नई ब्रांच निकलती है। वो नई ब्रांच क्या होती है, इन दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रोपण कहा जाता है। तो अभी आप यहां देखिए, समझिए, रोपण भी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होती है जीबी रोपण। क्या होती है? जीबी रोपण, जिसे आप टंग रोपण भी कहते हैं, टंग ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक बात और समझ लीजिए। रोपण में क्या होता है कि जो निम्न गुणों वाला पादप होता है ना, उस पादप के ऊपर जब लाकर लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्टुक कहा जाता है, यानी स्कंद। जिस पादप पर कोई शाखा ब्रांच लगाते हैं उस पादप को स्कंद कहा जाता है, और जो पादप इसके ऊपर लाकर लगाएंगे उसको एस्कोइन कहते हैं, यानी कलम कहते हैं। क्लियर, मतलब उच्च गुणों वाले तो क्या होती है, एस्कोइन होती है, और निम्न गुणों वाले क्या होती है, स्कंद होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो इसमें क्या होता है, जीबी रोपण में इसमें क्या होता है कि जो एस्कोइन होता है ना, उसकी जो शेप होती है वो वी शेप होती है, यानी जीभ के आकार की होती है, और जो आप इसके ऊपर एस्कोइन लाके लगाते हैं उसकी भी शेप क्या होती है, आपकी वी शेप होती है। इन दोनों की कैम्बियम दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसमें टिश्यू कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर इसके ऊपर धागे से बांध देते हैं। तो ये जीभ के आकार के होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, जीबी रोपण। मतलब आपका जो स्टुक यानी आपके जो स्कंद है, और जो आपके एस्कोइन यानी आपके जो कलम है, वो दोनों की जो शेप होती है वो वी आकार की या जीभ के आकार की होती है, इसलिए इसको जीबी रोपण कहा जाता है। अब इसमें दो बातें याद रखनी है कि दोनों की जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्लियर, और इनकी जो लंबाई होती है 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास ये मान लीजिए कि मोस्टली क्या है, ये आपका ये स्टूक यानी स्कंद है, और मैं आपको ये कलम लेके आ रहा हूं, तो इसके ऊपर फिट कर देता हूं, तो दोनों की मोटाई समान होने के कारण ये क्या हो जाती है, इसमें फिक्स हो जाती है। अगर इसकी जगह आप इसको पतली वाली ब्रांच लेके आ जाते, ये इसको ना जाती, तो ये फिट करेंगे तो ये इसके ऊपर प्रॉपर नहीं होगी। तो दोनों की मोटाई और लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसके बाद में सेकंड वाला रोपण है, जीबी रोपण के बाद में एक रोपण और आता है जिसका नाम है मुकुट रोपण। मुकुट रोपण, जिसको आप कहते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। क्या कहा जाता है, क्राउन ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है, अभी तक तो आप एक स्तूप पर एक एस्कोइन लगा सकते थे, मतलब एक स्कंद पर क्या लगा सकते थे, एक कलम लगा सकते थे।
अब क्या होता है कि मान लीजिए एक ही आपके पास स्कंद है, यानी क्या है, स्टूक है, और आप इस पर बहुत सारी स्पीशीज लगाना चाहते हैं सेम प्लांट की, तो ये आपकी स्कंद है। तो इसके ऊपर आप ये चाह रहे हैं कि भाई एक यहाँ पर भी लगा दूं, एक यहाँ पर भी लगा दूं, एक ऐसे लगा दूं। तो इसका जो साइज होता है ना, जो डिजाइन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो एक मुकुट की जैसे दिखता है, ताज, क्राउन। तो इसका नाम क्या दे दिया गया है, मुकुट रोपण। अब जैसे मान लीजिए आम है, मेजा वेरेंटी का, इसकी कई स्पीशीज है, तोतापुरी, लखनऊ, सरदार, अल्फांसो, निल्फांसो, मल्लिका, ये स्पीशीज है। तो आप चाह रहे हैं कि प्लांट एक हो, लेकिन तोतापुरी, लंगड़ा, चौसा, जो भी आप आम देखते हैं मार्केट में, वो सभी एक प्लांट पर आ जाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुकुट रोपण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार, लेकिन एक बात याद रखना, प्लांट में स्पीशीज उसी प्लांट की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि ये गुलाब है, इसके ऊपर जामुन की ब्रांच लाके लगा दूं तो हो सकता है कि गुलाब जामुन आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो इसमें नहीं मैच कर पाता है। स्पीशीज सेम होनी चाहिए, उसकी वैरायटी अलग हो सकती है। अब तीसरी बात करते हैं, कलम रोपण, यानी आपके बडिंग। बडिंग यानी कलम रोपण। इसमें क्या होता है कि जो एस कोइन जिसके ऊपर आप लाकर लगाता है, तो इसमें एक विशेष आकृति के छल्ले बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैंने टी आकार का कोई छल्ला बना दिया, और अब इसमें से मैं कोई भी टी आकार का छल्ला लेकर आ जाता हूं और यहां पर इसको फिट कर देता हूं और धागे से बांध देता हूं। इस प्रकार की टी आकार, एच आकार, इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है कलम रोपण बडिंग। देखिए इस चैप्टर में मैंने पार्ट सेकंड में आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया है, लेकिन आप इसमें से भी डेफिनेशन आएंगी, लेयरिंग और रोपण में से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।